प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में हमने जाना कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है यानी ब्लू प्लेनेट है, जिस पर लगभग 71% भाग जल ही जल है और यह जल जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान यानी वाटर साइकिल द्वारा सर्कुलेशन के दौरान जल की तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी एक अवस्था में अर्थ पर कहीं भी पाया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे जल की अवस्थाओं के बारे में। फॉर्म्स ऑफ वाटर: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस। सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ से ढके पर्वतों पर और हिमनदों और ग्लेशियरों में पाया जाता है। द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस is present as ice caps at the poles of the earth, snow covered mountains and glaciers. Second form of water is liquid. जल की दूसरी अवस्था है द्रव। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौमजल भी पाया जाता है। Liquid water is present in oceans, lakes, rivers and even underground water. कल कल करता बहता झरना, शांत झील की लहरें और अथाह समुद्र में उठते लंबी लंबी लहरें ये जल की दूसरी अवस्था यानी द्रव अवस्था को दर्शाती हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर इज गैस। जल की तीसरी अवस्था है गैस। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर इज वेपर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। आप सभी ने अपने घरों में गर्म होते हुए बर्तन से निकलता हुआ वाष्प तो देखा ही होगा। इसके अलावा ठंड के दौरान फॉग यानी धुंध में भी आपने जल वाष्प अवश्य देखे होंगे। ये पानी की तीसरी अवस्था को दर्शाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वाटर यानी गैसियस अवस्था। पानी से भरे महासागरों में भी वाष्पन यानी इवेपोरेशन की ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर बादलों में चला जाता है। आइए अब जानते हैं बादल कैसे वर्षा लाते हैं। हाउ रेन्स कम। इस एक्टिविटी के लिए एक खाली गिलास लें और उसमें थोड़ा सा बर्फ या ठंडा जल डाल लें और थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे गिलास की बाहरी सतह पर छोटी छोटी जल की बूंदें एकत्रित होना शुरू हो गई हैं। ये है संघनन यानी कंडेंसेशन। गिलास के अंदर की बर्फ ने गिलास की बाहरी सतह की हवा को ठंडा कर दिया, जिससे जल वाष्प गिलास की सतह पर कंडेंसेशन यानी संघनित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया बादलों के साथ होती है। क्लाउड्स धीरे धीरे ऊपर उठते जाते हैं और बहुत ऊपर ऊंचाई पर जाने के बाद हवा इतनी ठंडी हो जाती है, बादलों में उपस्थित जल वाष्प यानी वाटर वेपर्स संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाते हैं। इन्हें हम जल कणिका कहते हैं और ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर बूंदें बनाती हैं। When air moves up from the surface of earth, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapors present in it condenses to form tiny drops of water called droplets, and these tiny droplets makes large sized water drops. जब ये जल की बूंदें भारी हो जाती हैं
तो नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इसे ही हम वर्षा कहते हैं। यही बूंदें कभी कभी ज़्यादा ठंडी होने के कारण ओले या हिम यानी स्नो के रूप में भी गिर सकती हैं। तो बादलों से बरसने के बाद ये पानी पहाड़ों से झरनों, नदियों, झीलों इत्यादि में बहता जाता है। अपनी इस लंबी यात्रा में ये पानी रिसकर ज़मीन के अंदर भी चला जाता है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाते हैं। यानी ज़मीन के अंदर भौम जल का स्तर बढ़ जाता है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। वर्षा का जल इन झीलों और तालाबों में भी भर जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मिट्टी में गायब हुआ ये जल जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। इसी तरह कुछ जल को पौधे अपने भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में छोड़ देते हैं। बाकी जल नदियों और झरनों से बहता हुआ महासागरों तक पहुंच जाता है, जहां ये जल फिर से वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा बादलों के रूप में आसमान में ऊपर उठ जाता है। तो बच्चों, आपने देखा महासागरों से जो जल वाष्प बनकर बादल बनता है और बादल बनकर वो वर्षा के रूप में दोबारा धरती पर गिरता है और नदियों, झरनों, तालाबों के जरिए दोबारा वापस महासागर तक पहुंच जाता है। तो जल के इस चक्कर को हम जल चक्कर कहते हैं। सो वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर, returns as rain, hail or snow, and finally goes back to the oceans. The circulation of water in this manner is known as the water cycle. प्यारे बच्चों, वैसे तो वर्षा धरती के लिए वरदान है, परंतु अत्यधिक वर्षा से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। भारी वर्षा से नदियों, झीलों और तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने के कारण बाढ़ आ सकती है, यानी फ्लड आ सकता है, जिससे खेतों, वनों, गांव और शहर जलमग्न हो सकते हैं। बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर और मानव जीवन को भी हानि होती है। और दूसरी ओर यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे अधिक समय तक वर्षा ना हो तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी से जल की लगातार क्षति होती रहती है और चूंकि ये पानी वापस मिट्टी में नहीं आता है तो हमारी मिट्टी सूख जाती है, जिससे अंडर वाटर की कमी हो जाती है। इससे सूखा भी पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे होंगे कि पानी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे ही पानी का उपयोग करने वाले भी बढ़ रहे हैं। बहुत से नगरों, गांवों में पानी भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगना एक साधारण सी बात है। आप आए दिन ऐसी लाइनें देख सकते हैं। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी अब पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इस कारण दुनिया के बहुत से भागों में पानी की कमी हो गई है। इसलिए ये और भी ज़रूरी है कि हम पानी का उपयोग बड़े ध्यानपूर्वक करें। हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो।